नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान और जीके चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। 22 से 28 फरवरी 2021 का रोजगार निर्माण न्यूज़पेपर का लेटेस्ट अंक आज के इस वीडियो में देखेंगे और इसके माध्यम से चर्चा करेंगे सप्ताह भर की न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की जानकारी पर। होशंगाबाद जिले का नाम अब नर्मदापुरम होगा। अभी तक नर्मदापुरम संभाग का नाम था, अब जिले का नाम भी नर्मदापुरम किया जाएगा। इस संबंध में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। याद रखिएगा, नर्मदापुरम संभाग जो है इसमें 3 जिले आते हैं, होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद के सेठानी घाट पर एक आयोजन को संबोधित किया, आमजनों को संबोधित किया। वहां पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा के किनारे सीमेंट कंक्रीट का जंगल नहीं बनने दिया जाएगा। याद रखिएगा, नर्मदा जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री बोल रहे थे। होशंगाबाद जिले के सेठानी घाट पर माघ शुक्ल सप्तमी नर्मदा जयंती के अवसर पर पूजा के बाद आमजन को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। तो याद रखिएगा, नर्मदा जयंती कब मनाई जाती है? माघ शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है नर्मदा जयंती। नर्मदा कहाँ से उद्गम होता है? नर्मदा का उद्गम होता है अमरकंटक से, और अमरकंटक किस जिले में आता है? यह आता है अनूपपुर जिले में। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि होशंगाबाद का जो जिला अस्पताल है उसका उन्नयनीकरण करके इसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाएगा। माफिया के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। दशहरा मैदान का विकास किया जाएगा और होशंगाबाद नगर में एक ऑडिटोरियम भी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि मैं आज से 1 वर्ष तक रोज 1 पेड़ लगाऊंगा। उन्होंने अमरकंटक और होशंगाबाद में 1-1 पेड़ लगाया भी। बेटियों के सम्मान और सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री संकल्पित है। विधायक श्री सीताशरण शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास को नई दिशा दी है। नर्मदा जयंती के अवसर पर मां नर्मदा के पावन जल में हजारों दीप प्रज्वलित कर प्रवाहित भी किए गए। बुधनी महोत्सव अगले वर्ष से शुरू किया जाएगा। आप कमेंट करके बताइए, बुधनी जो है यह विधानसभा क्षेत्र है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। तो आप कमेंट करके ये बताइए कि बुधनी किस जिले में पड़ता है। लगातार यहीं से विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री लड़ते हैं और जीतकर आते हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जनजाति छात्रावास शीघ्र ही शुरू किए जाएं। 42,000 विद्यार्थी इस निर्णय से लाभान्वित होंगे। 10वीं 12वीं और कॉलेज के छात्र इन विद्यालयों में पढ़ते हैं। अभिभावकों की सहमति जरूर आवश्यक होगी, पेरेंट की सहमति आवश्यक होगी। 10वीं 12वीं की जो कक्षाएं हैं, जो छात्रावास है, उन्हें खोलने के लिए जो छात्र जब जाएंगे तो पहले पेरेंट की सहमति वाला फॉर्म भरना होगा। मध्य प्रदेश का अति सघन वन क्षेत्र 2437 वर्ग किलोमीटर बड़ा है। बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश के लिए है। एमपीपीएससी के लिए यह फैक्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रदेश में जो अति सघन वन क्षेत्र है वह 2437 वर्ग किलोमीटर यानी कि 2,43,700 हेक्टेयर की वृद्धि होने पर वन समितियों और वन विभाग के प्रयासों की सराहना की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। भारतीय वन सर्वेक्षण 2019 की रिपोर्ट में यह तथ्य प्रदर्शित किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2005 में प्रदेश में अति सघन वन क्षेत्र 4,239 वर्ग किलोमीटर था, जो कि 2019 में बढ़कर 6,676 वर्ग किलोमीटर अर्थात 6,67,600 हेक्टेयर हो गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जुलाई 2021 से शुरू होगा न्यूनतम समान पाठ्यक्रम। तो जुलाई 2021 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई है वह लागू हो जाएगी। इसमें क्या कुछ खास रहेगा, आइए देखते हैं। पहले चरण में स्नातक प्रथम वर्ष के लिए पाठ्यक्रम यानी सिलेबस तैयार होगा। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में न्यूनतम समान पाठ्यक्रम जुलाई 2021 से संचालित किया जाएगा। ये बातें कही उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। मंत्रियों के नाम इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों का सकल पंजीयन बढ़ाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग से योजना तैयार की जाएगी। एक कॉलेज को, हर जिले में कम से कम एक कॉलेज को आदर्श बनाया जाएगा। एकल संकाय महाविद्यालयों को बहुसंकाय महाविद्यालय में उन्नयन करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
स्नातक प्रथम वर्ष से शोध कार्यों को बढ़ावा देने के साथ साथ पाठ्यक्रमों में लोक संस्कृति और लोक भाषा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। नई शिक्षा नीति में सकल पंजीयन अनुपात को 50% तक ले जाने के लिए लक्ष्य रखा गया है। उच्च शिक्षा में यानी कि जैसे 12वीं क्लास यदि 100 बच्चे पास करते हैं तो कम से कम उनमें से आधे विद्यार्थी यानी कि 50% उच्च शिक्षा प्राप्त करें। खास खबर, महाविद्यालयों में प्लेसमेंट सेल को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा। ये था पेज नंबर 1। अब देखते हैं पेज नंबर 2 पर क्या कुछ खास है। इसमें थोड़ा सा पंगा हो जाता है। मेरा प्रयास है अच्छी से अच्छी क्वालिटी में आपको वीडियो प्रदान करने का। प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें यार। और अन्य दोस्त जो भी आपसे जुड़े हों फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर, उनको भी शेयर कर दिया करें ताकि काम की जानकारियाँ सभी तक पहुंच पाए। अच्छी चीज़ें आप शेयर करते हैं तो आपकी भी कदर बढ़ती है, क्योंकि जितना कचरा सोशल मीडिया पर आजकल देखने को मिलता है आप समझ सकते हैं। चलिए अब देखेंगे पिछले सप्ताह की प्रमुख खबरें। 13 फरवरी को क्या हुआ, इसरो और मैप माई इंडिया बनाएंगे गूगल मैप की तरह स्वदेशी पोर्टल। याद रखिएगा, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या हिंदी में बोले तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसने लोकेशन और नेविगेशन सेवाएं देने वाली कंपनी मैप माई इंडिया के साथ मिलकर देश के पहले घरेलू मैपिंग पोर्टल और भू स्थानिक सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में इसरो ने किस कंपनी के साथ मैप के संबंध में MOU किया है, तो यह कंपनी है मैप माई इंडिया। इस पोर्टल पर भारत का सही नक्शा तो दिखाया ही जाएगा, साथ ही देश के लाखों गांवों और शहरों के गली मोहल्लों की सही जानकारी उपलब्ध होगी। मैप माई इंडिया के CEO तथा कार्यकारी निदेशक है रोहन वर्मा। इन्होंने बताया कि इस पोर्टल के लिए इसरो की तरफ से सैटेलाइट इमेज और ऑब्जर्वेशन डाटा उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि मैप माई इंडिया क्या करेगा, डिजिटल तरीके से सर्विस अवेलेबल करवाएगा। चीन ने ब्रिटेन के टीवी चैनल BBC वर्ल्ड न्यूज़ पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन ने यह प्रतिबंध रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित गाइडलाइन का पालन नहीं करने का हवाला देते हुए लगाया है। चीन ने कोरोना महामारी और शिनजियांग प्रांत में उइगर अल्पसंख्यकों के साथ किए जा रहे अमानवीय व्यवहार को लेकर BBC वर्ल्ड न्यूज़ की रिपोर्टिंग पर आपत्ति जताई थी। GST की चोरी पर निलंबित होगा GST पंजीयन। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC ने कर चोरी पर लगाम लगाने के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया SOP जारी की है। SOP यानी कि स्पेशल ऑपरेशन प्रोटोकॉल। SOP के तहत वस्तु एवं सेवा कर नियमों के उल्लंघन पर GST पंजीयन निलंबित होगा। SOP में GST अधिकारियों को अब यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसे करदाताओं का GST पंजीयन तुरंत निलंबित कर सकते हैं जिनके बिक्री रिटर्न यानी कि GSTR 1 फॉर्म और उनके आपूर्तिकर्ता द्वारा दायर रिटर्न में बड़ा अंतर होगा। GST अधिनियम का उल्लंघन या खामियां पाए जाने की स्थिति में अधिकारी पंजीयन को रद्द कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग को भारतीय संघ में शामिल कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मेजर रालेंगनाओ बाब खातिंग को पहली बार सम्मानित करते उनके नाम पर तवांग में एक स्मारक की आधारशिला रखी गई है। उल्लेखनीय है कि खातिंग तत्कालीन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के सहायक राजनीतिक अधिकारी रह चुके हैं। उन्होंने 17 जनवरी 1951 में तवांग को भारत में मिलाने का काम किया था। इससे पहले तवांग क्या होता था, स्वतंत्र तिब्बत प्रशासन का हिस्सा हुआ करता था। 15 फरवरी, फास्टैग यदि नहीं लगवाया तो अब लगेगा 2 गुना टोल टैक्स। 15 फरवरी से यह नियम लागू हो गया है, फास्टैग अब अनिवार्य हो गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव श्री गिरधर अरमने ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर कहा कि 100% फास्टैग लागू करने में राज्य सहयोग करें। भारतीय खगोल वैज्ञानिकों ने एक विशाल ब्लैक होल से बहुत तेज रोशनी दिखाई देने का दावा किया है। इस ब्लैक होल का नाम याद रखिएगा, BL लेकेट।
खगोलविदों के इस विश्लेषण से ब्लैक होल के द्रव्यमान और उत्सर्जन के स्रोत का पता लगाने में मदद मिलेगी। यह जानकारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने दी है। विभाग के अनुसार इस तरह का विश्लेषण ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विभिन्न चरणों के रहस्यों को सुलझाने और विभिन्न घटनाओं का पता लगाने में मददगार साबित हो सकता है। याद रखिएगा, BL लैकेट पृथ्वी से 1 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। यह उन प्रमुख ब्लैक होल में शुमार है जिनके बारे में खगोलविदों के अंतर्राष्ट्रीय समूह होल अर्थ ब्लेजर टेलीस्कोप ने आग की लपटों से निकलते हुए प्रकाश का पूर्वानुमान लगाया था। NTA ने स्थगित किया कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन सीमेट टेस्ट। NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सीमेट 2021 को स्थगित कर दिया है। नोटिफिकेशन इस संबंध में जारी किया गया है। साथ ही में परीक्षा पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। AICTE के द्वारा, AICTE यानी कि काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, प्रवेश परीक्षा में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का एक अतिरिक्त सेक्शन जोड़ा गया है। हालांकि यह सेक्शन परीक्षार्थियों के लिए ऑप्शनल होगा और इसमें 25 प्रश्न होंगे। परीक्षा पैटर्न में बदलाव को देखते हुए सीमेट परीक्षा स्थगित की गई है। पहले यह परीक्षा 22 और 27 फरवरी को आयोजित होनी थी, लेकिन अब यह परीक्षा मार्च या अप्रैल महीने में आयोजित हो सकती है। NTA ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया फिर शुरू कर दी है। 25 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन होंगे। अमेरिका में कोरोना वायरस के 7 नए वेरिएंट मिले हैं। यह जानकारी अमेरिकी शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन के आधार पर दी है। अध्ययन के अनुसार ये नए वेरिएंट ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के स्वरूप से मिलते जुलते हैं। अभी ये जानकारी नहीं है कि यह वेरिएंट ब्रिटेन वाले वेरिएंट की तरह संक्रामक है या फिर नहीं। भारतीय रेलवे ट्रेनों में लगाएगी स्मार्ट विंडो। अब सफ़र को स्मार्ट बनाने जा रही है भारतीय रेलवे ट्रेनों में स्मार्ट विंडो लगा रही है, जिससे ट्रेनों की खिड़कियों में पर्दे की जरूरत नहीं होगी। यह स्मार्ट विंडो पॉलीमर डिस्पर्ड लिक्विड क्रिस्टल आधारित शीशे से बनी होगी। इनकी खासियत यह होगी कि यात्रा के दौरान यात्री खुद तय करेंगे कि विंडो को पारदर्शी रखना है या नहीं। रेलवे ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस के कोचों में स्मार्ट विंडो लगाई है। तो पहली स्मार्ट विंडो किस ट्रेन में लगी है? नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस में। रेलवे इस स्मार्ट विंडो को लेकर यात्रियों से रायशुमारी करेगा। ऑस्ट्रेलिया में गूगल और फेसबुक को समाचार सामग्री के लिए पेमेंट करना पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कहा कि वह समाचारों के प्रकाशन के बदले में गूगल और फेसबुक द्वारा भुगतान किए जाने से जुड़े मसौदे में बदलाव करेगी। पहले मसौदे के तहत सरकार ने प्रत्येक समाचार पर क्लिक के एवज में भुगतान करने की व्यवस्था की थी, लेकिन अब इन तकनीकी कंपनियों को देश की मीडिया कंपनियों से ली गई समाचार सामग्री के लिए पेमेंट करना होगा। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने फेसबुक और गूगल के शीर्ष अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर मसौदे में बदलाव करने का निर्णय लिया है। यहाँ से प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि हाल ही में किस देश में गूगल और फेसबुक पर न्यूज़ के लिए पेमेंट की व्यवस्था की गई है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी करेगी अंतरिक्ष यात्रियों की भर्ती। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए नए अंतरिक्ष यात्रियों की भर्ती करेगा। ESA इसमें महिलाओं और विकलांग लोगों को चंद्रमा और मंगल ग्रह पर जाने वाले अभियानों के लिए शामिल करना चाहती है। ESA ने कहा कि 31 मार्च तक चलने वाले भर्ती अभियान के लिए बड़ी संख्या में लोग आवेदन कर सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने जा रहा है। EPFO अपने सदस्यों को ऑनलाइन माध्यम से प्रोफाइल में बड़े बदलाव करने की अनुमति नहीं देगा। अब डॉक्यूमेंट जांच के बाद ही प्रोफाइल में बड़े बदलाव किए जा सकेंगे। EPFO के अनुसार ऑनलाइन करेक्शन के कारण कई बार रिकॉर्ड में गड़बड़ी की आशंका रहती है। EPFO ने एक सर्कुलर जारी करके कहा है कि अब किसी कागजी प्रूफ के बिना किसी भी कर्मचारी के रिकॉर्ड में सुधार न किया जाए। अगर नियोक्ता ने गलत डाटा अपलोड किया है तो प्रूफ के साथ ही उसमें सुधार हो पाएगा। फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया में खबरों को ब्लॉक कर दिया है। फेसबुक ने यह कदम ऑस्ट्रेलियाई सरकार के उस प्रस्तावित कानून के विरोध में उठाया जिसमें खबरों के इस्तेमाल पर ऑस्ट्रेलियाई कंपनी को पेमेंट की व्यवस्था की गई है। तो शेयर करना बंद कर दिया गया है फेसबुक के द्वारा खबरों को। जर्मनी में कोरोना महामारी ने एक बार फिर दहशत बढ़ा दी है।
जर्मनी में ब्रिटेन से आया कोरोना का नया वेरिएंट ज़्यादा घातक और संक्रामक हो गया है। जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री जेंस स्पान ने बताया कि ब्रिटेन का कोरोना वेरिएंट यहाँ ज़्यादा घातक है। नए संक्रमित लोगों में 22% मरीजों में इस तरह का वेरिएंट मिला है। यह स्ट्रेन लोगों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। संपादकीय में पथ विक्रेता योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। श्री चौहान ने भोपाल स्थित मिंटो हॉल में 40,000 ग्रामीण पथ विक्रेताओं को एक साथ 10-10 हज़ार रुपये के ऋण उपलब्ध कराने के लिए पट्टिका का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शहरी पथ विक्रेताओं के लिए यह योजना शुरू की गई थी। इसी से प्रेरणा लेकर कोरोना काल में प्रभावित हुए छोटे कारोबारियों की मदद के लिए प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र के पथ विक्रेताओं के लिए भी योजना शुरू की गई है। अब तक प्रदेश में 1,41,000 से अधिक हितग्राहियों के ऋण प्रकरण स्वीकृत किए जा चुके हैं। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कोरोना से सतर्क रहने की भी अपील की। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से छोटे कारोबारियों की आजीविका पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। उनके व्यवसाय शुरू कराने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। राज्य शासन द्वारा शुरू की गई इस योजना में अभी तक 14,15,000 से अधिक हितग्राहियों का पंजीयन कामगार सेतु पोर्टल में कराया जा चुका है। अभी भी पंजीयन जारी है। आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं पंजीयन। इसमें फ़ायदा ये है कि 10,000 का जो है लोन मिलता है, उस पर ब्याज नहीं देना पड़ता है। मध्य प्रदेश शासन की अगले 3 साल में गाँव के सभी घरों में नल से जल उपलब्ध कराने की भी योजना है। रोबोट महसूस करेंगे स्पर्श। रोबोट आज एक ऐसा यंत्र है जिससे हम भलीभांति परिचित हैं। मानव जीवन की बेहतरी के लिए इसका उपयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। चिकित्सा विज्ञान भी एक ऐसा ही क्षेत्र है जिसमें रोबोट का उपयोग बढ़ता जा रहा है। आज मौजूद सॉफ्ट रोबोट मनुष्य की भावनाओं के संपर्क में नहीं हो सकते, लेकिन ये रोबोट मनुष्य के स्पर्श को महसूस करने के मामले में अच्छे साबित हो रहे हैं। कॉर्नेल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने सॉफ्ट विकृत रोबोटों के लिए कम लागत वाली एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिसमें थपथपाने से लेकर घुसे तक शारीरिक इंटरेक्शन की एक श्रृंखला का स्पर्श पर निर्भर हुए बिना पता लगाया जा सकेगा। इसके लिए रोबोट के अंदर लगा एक USB कैमरा रोबोट की त्वचा पर हाथ के इशारों की छाया की चाल को पकड़ लेता है। यह इसे मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर के साथ वर्गीकृत करता है। यह नई शैडो विजन तकनीक मानव रोबोट सहयोग और कंपेनियनशिप लैब की एक परियोजना है। इस तकनीक के लिए एक परीक्षण किया गया। इसके लिए शोधकर्ताओं ने तंत्रिका नेटवर्क पर आधारित एल्गोरिथम विकसित किया। यह पहले से रिकॉर्ड प्रशिक्षण डेटा का उपयोग 6 स्पर्श इशारों के बीच अंतर करने के लिए करता है। परीक्षण के दौरान इसने 87.5 से 96% तक एक्यूरेसी के साथ नतीजे दिए हैं। इस प्रयोग को करने के लिए रोबोट के अंदर मौजूद कैमरों से पता लगाया जाता है कि मनुष्य इसे कैसे छू रहा है। छायाचित्रों को देखकर भी यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति की मंशा क्या है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। आवश्यकताओं को आविष्कार में बदलता है विज्ञान। मैं अपनी असफलताओं का खुद जिम्मेदार हूँ। अगर मैं असफल नहीं होता तो इतना सब कुछ कैसे सीख पाता। यह शब्द है भारत रत्न डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन के। इन्हीं की याद में मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन प्रोफेसर CV रमन ने 1928 में कोलकाता में एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक खोज की थी जो कि रमन इफेक्ट या रमन प्रभाव के रूप में प्रसिद्ध है। इसी खोज के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था चंद्रशेखर वेंकट रमन को। इस कारण 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1986 में राष्ट्रीय विज्ञान और तकनीकी संचार परिषद ने भारत सरकार को अनुशंसा की कि 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाए और तभी से यह घोषित कर दिया गया। 28 फरवरी 1987 को पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। फ्यूचर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो इस बार जो थीम है वह याद रखिएगा। वर्ष 2021 की थीम है फ्यूचर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन।
इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्क। हिंदी में बोले तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का भविष्य, शिक्षा, कौशल और वर्क पर इसका असर। इसकी थीम को साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट निश्चित करता है। विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल सम्मान पाने वाले पहले एशियाई थे सीवी रमन, याद रखिएगा। पहले एशियाई कौन थे जिनको विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? डॉक्टर सीवी रमन। 1920 में जब सीवी रमन समुद्री मार्ग से स्वदेश लौट रहे थे तब उन्होंने भूमध्य सागर के जल में अनोखा नीला और दूधियापन का नज़ारा देखा था। तब कलकत्ता विश्वविद्यालय पहुंचते ही रमन ने वस्तुओं में प्रकाश के बिखरने का गहन अध्ययन शुरू किया। लगभग 7 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद रमन इफेक्ट की खोज की गई थी। 28 फरवरी 1928 को इस खोज की घोषणा हुई थी। चांद पर पानी का पत्ता भी रमन प्रभाव से ही चला, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण खोज है। रोशनी की किरणें एक पारदर्शी पदार्थ से गुजरने के बाद बढ़ जाती हैं। रोशनी के अलग होने के प्रोसेस को रमन स्कैटरिंग का नाम दिया गया और रोशनी अलग होने के कारण को कहा गया रमन इफेक्ट। तो याद रखिएगा, जो प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है रमन स्कैटरिंग और जो रोशनी अलग होती है उसको कहा जाता है रमन इफेक्ट। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की तरंगें बिखरी हुई किरणों से अलग होती हैं। रमन प्रभाव का उपयोग आज भी वैज्ञानिक क्षेत्रों में किया जा रहा है। भारत से अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान ने चांद पर पानी होने की घोषणा की, तो इसके पीछे भी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही कमाल था। फॉरेंसिक साइंस में भी रमन प्रभाव काफ़ी उपयोगी साबित होता है। अब यह पता लगाना आसान हो गया कि कौन सी घटना कब और कैसे घटित हुई थी। सीवी रमन ने जब यह खोज की थी उस समय काफ़ी बड़े और पुराने किस्म के यंत्र हुआ करते थे। आज रमन प्रभाव ने ही तकनीक को पूरी तरह बदल दिया है। अब हर क्षेत्र के वैज्ञानिक रमन प्रभाव के सहारे कई तरह के प्रयोग कर रहे हैं। रमन प्रभाव के इस आविष्कार के लिए ही उन्हें वर्ष 1930 में भौतिकी का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया। 2013 में अमेरिकी केमिकल सोसाइटी ने रमन इफेक्ट को अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक केमिकल लैंडमार्क का दर्जा दिया। इसके अलावा सीवी रमन को फेलो रॉयल सोसाइटी, नाइट बेचलर, नोबेल फिजिक्स, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, लेनिन पीस प्राइज आदि से सम्मानित किया गया। विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले रमन पहले एशियाई और अश्वेत थे। पहले एशियाई भी थे और पहले अश्वेत भी यही थे। संगीत के प्रति था विशेष लगाव। चंद्रशेखर वेंकट रमन को इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में 7 नवंबर 1888 को, जो कि कावेरी नदी के किनारे स्थित है। इनके पिता चंद्रशेखर अय्यर प्राध्यापक थे। बस इतनी जानकारी काफ़ी है। 21 नवंबर 1970 को सर चंद्रशेखर वेंकट रमन की 82 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। भारत के विकास में अपना विशिष्ट योगदान दिया इन वैज्ञानिकों ने। याद रखिएगा, सभी इम्पोर्टेंट नाम है। प्रफुल्ल चंद्र राय, यह प्रसिद्ध शिक्षाविद और रसायन शास्त्री थे। प्रफुल्ल चंद्र राय, इनको भारत की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी बंगाल रसायन एंड फार्मास्यूटिकल्स के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। रसायन और फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। रामानुजन, विश्व के महान गणितज्ञ रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही रामानुजन की गणित में विशेष रुचि थी। रामानुजन की गणित में विलक्षण प्रतिभा को देखकर अध्यापकों को यह विश्वास हो गया कि वे एक दिन गणित में विशेष कार्य करेंगे। उन्होंने विश्लेषण और संख्या सिद्धांत के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। वेंकट रमन रामाकृष्णन, ये तमिलनाडु के चिदम्बरम जिले के भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे। वेंकट रमन रामाकृष्णन, इनको साल 2009 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उनको यह पुरस्कार कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की कार्यप्रणाली व संरचना के उत्कृष्ट अध्ययन के लिए दिया गया था। किसको? वेंकट रमन रामकृष्णन को केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया था नोबेल पुरस्कार 2009 में। जयंत विष्णु नार्लिकर, इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जन्मे प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जयंत विष्णु नार्लिकर, भौतिकी के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या किया? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए बिग बैंग की थ्योरी के अलावा नए सिद्धांत, स्थायी अवस्था के सिद्धांत पर भी काम किया, स्टेडी स्टेट थ्योरी पर।
उन्होंने इस सिद्धांत के जनक फ्रेड हायल के साथ मिलकर काम किया। याद रखिएगा, बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक जो है फ्रेड हायल और हायल नोर्लिकर। कई पुरस्कारों से सम्मानित नोर्लिकर ने विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए विज्ञान साहित्य में भी अपना विशेष योगदान दिया है। पेज नंबर 4 पर क्या है देखते हैं। कार्यपालक प्रशिक्षु के रूप में करियर के अवसर 2021 गेल इंडिया लिमिटेड में कार्यपालक प्रशिक्षु केमिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भर्ती खुली है। इसमें यदि आप एलिजिबल हो तो विज्ञापन को देखिए, गेट के माध्यम से इसमें भर्ती होगी और अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता की बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग आपके पास होनी चाहिए न्यूनतम 65% अंकों के साथ, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में आपके पास स्नातक हो। ये देखिए स्नातक मांगा है। केवल पूर्णकालिक नियमित पाठ्यक्रम पर ही विचार किया जाएगा। और जानकारी आप इस पेपर को खरीद करके या फिर ऑनलाइन देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए अगले पेज पर भी यही विज्ञापन विस्तार से दिया हुआ है। डेट आप याद रख सकते हैं, लास्ट डेट रहेगी 16 मार्च 2021 शाम 6 बजे। उससे पहले आप अप्लाई कर दें। 15 फरवरी से अप्लाई करना स्टार्ट हो गया है। कंपनी की वेबसाइट पर जाकर के विस्तार से जानकारी देख सकते हैं। वेबसाइट है www.gelonline.com। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसमें अप्रेंटिसशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। विभिन्न ट्रेड में आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये सभी ट्रेड है। यदि आपने ITI किया हो तो पश्चिम बंगाल में ये सभी ट्रेड है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो, या फिर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। मैं आराम से स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप आसानी से वीडियो को रोक करके पढ़ सकें। ये बिहार में वैकेंसीज है। देखिए इन सभी बिहार में वैकेंसीज है। यहाँ पर ओडिशा की वैकेंसीज दी हुई है आपके सामने। अब ये ओडिशा में इतनी वैकेंसी है। और ये रही झारखंड की वैकेंसीज। क्या और भी वैकेंसी है क्या? हाँ और भी है। ये देखिए आसाम में है। ट्रेड अप्रेंटिस के पद है ज़्यादातर, और ये पश्चिम बंगाल में है। तो कुल मिलाकर 505 वैकेंसी है। इसमें आप एलिजिबल हो तो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। वही विज्ञापन विस्तार से यहाँ पर दिया हुआ है। वेबसाइट आप देख लीजिए, बस वेबसाइट ज़रूरी है। विस्तार से जानकारी वेबसाइट पर जाकर के आप प्राप्त कर पाएंगे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के आप देख लीजिएगा विस्तार से। IOCL लिखेंगे तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। तो पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और असम राज्य में यदि आप ट्रेड अप्रेंटिस बनना चाहें तो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पेज पर क्या कुछ खास है। सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की ज़रूरत है। लास्ट डेट है 15 मार्च। इन विषयों के लिए ज़रूरत है। वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप आसानी से देख सकते हैं। पीपल्स यूनिवर्सिटी में रिक्वायरमेंट है। असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है श्री क्लॉथ मार्केट इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, जो कि कहाँ स्थित है? इंदौर में। तो इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जिसमें भी इंटरेस्टेड हो। क्योंकि हर जानकारी हर किसी के लिए उपयोगी नहीं होती, इसलिए उसे हम विस्तार से नहीं देखते। जिसके लिए उपयोगी होगी
वो वीडियो को रोकिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और देख लीजिए। नए अध्ययन केंद्र खोलना आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण उपलब्धि। भोजमुक्त विश्वविद्यालय 134 नए अध्ययन केंद्र खोलने जा रहा है, जो कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। इन केंद्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा मिल सकेगी। यह बात उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित मिंटो हॉल में मध्य प्रदेश भोजमुक्त विश्वविद्यालय और शासकीय महाविद्यालयों के अनुबंध समारोह को संबोधित करते हुए कही है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी 134 नए अध्ययन केंद्र खोलने जा रही है जो कि ऑनलाइन एजुकेशन में मददगार साबित होगी। तो भोज यूनिवर्सिटी के द्वारा यह खोले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में निरंतर निर्मित हो रही है जल संरचनाएं। अलग अलग जिलों में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत यह कार्य हो रहा है। मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन का धरातल पर क्रियान्वयन कब लागू हुआ? जून 2020 में। 2023 तक हर घर तक 100% ग्रामीण आबादी को जल पहुंचाने का लक्ष्य है। छुइया घाटी में सड़क सुधार का कार्य शीघ्र होगा। अभी बहुत सारी कीमती जानें यहाँ पर चली गई थी सीधी की छुइया घाटी में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक श्रीमन शुक्ला ने सीधी पहुंचकर तकनीकी अधिकारियों के साथ छुइया घाटी का निरीक्षण किया। उन्होंने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और अन्य अधिकारियों के साथ सड़क सुधार के संबंध में चर्चा भी की। छुइया घाटी ये जो है सीधी जिले के रामपुर नेकिन में स्थित है। अस्पतालों में मरीजों को समय पर और आसानी से सेवाएं उपलब्ध हो, शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, यह बात कही लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने। देखिए, अलग अलग मंत्रियों में कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है? तकनीकी शिक्षा मंत्री है डॉक्टर विश्वास सारंग। स्कूल शिक्षा मंत्री का नाम आप कमेंट करके बताइएगा। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। और उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। स्कूल शिक्षा मंत्री का नाम आपको कमेंट करके बताना है। मध्य प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अथॉरिटी है। तो यहाँ पर ये टेंडर के लिए नोटिस है जो कि केवल ठेकेदारों के काम का रहता है। इस पेज पर आपको टेंडर ही टेंडर मिलेंगे। मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी ट्रैवल एंड टूरिज्म स्टडीज में एडमिशन नोटिस है। शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए BBA पर्यटन हॉस्पिटैलिटी और होटल मैनेजमेंट से आप करना चाहें तो कर सकते हैं। वेबसाइट है www.mpitttsbpl.mp.gov.in। फ़ोन नंबर है 075540271199। फ़ोन नंबर एक बार और सुन लीजिए, 075540271199। इन पर फ़ोन लगा के विस्तार से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बाकी तो टेंडर ही है। पेज नंबर 11 पर क्या कुछ खास है ये देखते हैं। इधर भी आपको टेंडर देखने को मिल रहे हैं। नीचे तक एक साइड में देख लेते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि कोई भी चीज़ छूटे ना, क्योंकि हो सकता है वही आपके काम की हो और वही छूट जाए तो फिर मज़ा नहीं आएगा। क्लस्टर आधारित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए केंद्र सरकार ने 12 जिलों के प्रस्ताव को हरी झंडी दी है। PhD प्रवेश परीक्षा अधिसूचना जारी की गई है विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के द्वारा। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं 5 मार्च 2021 तक और विलंब शुल्क के साथ 8 मार्च 2021 तक। MP ऑनलाइन की वेबसाइट vikram.mponline.gov.in के माध्यम से और विस्तार से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण सूचना है MP पुलिस की परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए।
आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु भर्ती परीक्षा 2020 के ऑनलाइन आवेदन दिनांक 30 जनवरी 2021 तक भरे जाने थे। आवेदकों के हितों को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र भरे जाने की अंतिम तिथि में 11 फरवरी की वृद्धि की गई थी। अतः पीईबी स्तर पर किए गए निर्णय के अनुसार परीक्षा के सुचारू संचालन हेतु परीक्षा की तिथि, जो कि पहले 6 मार्च थी, अब इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 6 अप्रैल। तो परीक्षा अब 6 अप्रैल से आयोजित की जाएगी। परीक्षा संबंधी विस्तृत समय सारणी और अन्य जानकारियाँ पीईबी की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अन्य शर्तें यथावत रहेगी। मध्य प्रदेश की धरती पर किसी को बेसहारा नहीं रहने देंगे, यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुखालिया और झाबुआ टावर स्थित रेन बसेरा, जो कि इंदौर में स्थित है, वहां पर कही। मध्य प्रदेश में मेट्रो रेल का बनाया गया है नया लोगो, ये आप देख सकते हैं, MPM ऐसा कुछ है, MP मेट्रो का यह लोगो है। नगरीय विकास और आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि मेट्रो रेल का काम समय सीमा में पूरा किया जाए। निर्माण के अगले चरण की ओर अग्रसर होते हुए भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल स्टेशंस की निविदाएं जारी की जा रही है। भोपाल शहर में सुभाष नगर के पास और इंदौर शहर में गांधीनगर के पास मेट्रो रेल डिपो के लिए DDC की नियुक्ति की गई है। DDC द्वारा डिपो निर्माण के लिए तकनीकी परीक्षण कर जल्द ही इंदौर और भोपाल की निविदाएं आमंत्रित किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। नए लोगों के बारे में जानकारी देखें तो जो नया लोगो है, इसमें स्पेक्ट्रम के प्राथमिक रंग यानी कि नीला, लाल और हरे रंग का समावेश किया गया है। नीला रंग जिम्मेदारी, लाल रंग ऊर्जा और हरा रंग सुरक्षा को दर्शाता है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, देखिए, नीला रंग किसको दर्शाता है? जिम्मेदारी को, लाल रंग ऊर्जा को और हरा रंग सुरक्षा को दर्शाता है। प्रश्न बनते हैं यहाँ से लोगों से संबंधित। मेट्रो लोगो में प्रदर्शित 3 अक्षर मेट्रो की लाइन, ट्रैक को और विभिन्न डॉट्स मेट्रो स्टेशनों को दर्शाते हैं। लोगों का महत्वाकांक्षी मेगा परियोजना का प्रयोजन जन विकास और द्रुत गति परिवहन को आमजन के लिए सुलभ कराने के लिए रचनात्मक डिजाइन तैयार किया गया है। यह रचनात्मक लोगो एक शानदार दृश्य अपील करता है जो प्रकृति में वैश्विक है। यह MP मेट्रो को न केवल राज्य बल्कि दुनिया को परिचय देने के लिए तैयार है। MP मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत भोपाल और इंदौर शहर में मेट्रो रेल परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। भोपाल में एम्स से करोन चौराहा तथा बदबदा चौराहे से रत्नागिरी तिराहे तक 2 अनुमोदित मेट्रो कॉरिडोर का लगभग 30 किलोमीटर का निर्माण किया जा रहा है। इंदौर में अनुमोदित मेट्रो रिंग कॉरिडोर बंगाली स्क्वायर, भंवरसाला एयरपोर्ट, पलाशिया बंगाली स्क्वायर का लगभग 31.5 किलोमीटर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। विद्यालयों में नए पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए भरपूर प्रोत्साहन मिलेगा, यह बात कही उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में मल्टीपर्पज भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास करते हुए। 10 करोड़ की लागत इसमें आएगी। EFA शासकीय स्कूल के अतिरिक्त कक्ष का भी लोकार्पण किया गया, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने। तो याद रखिएगा, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री कौन है? श्री इंदर सिंह परमार। परिवहन मंत्री कौन है? गोविंद सिंह राजपूत। इनका नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में भी इनका नाम आया था, जो सीधी में घटना हुई उसके लिए। खास तौर पर उस समय जो कहीं पर ये भोज कर रहे थे, उसको लेकर विपक्ष ने खूब खिंचाई इनकी की थी। परिवहन मंत्री ने 2 दर्जन यात्री बसों का औचक निरीक्षण किया। भोपाल रायसेन मार्ग पर बसों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई भी की गई। अलग अलग बसों के विरुद्ध यह कार्रवाई की गई है। फिटनेस भी बहुत सारी बसों के निरस्त करने की कार्रवाई की गई है। सीधी बस दुर्घटना पीड़ितों को दी जाएगी हर संभव सहायता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 7-7 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी और मुख्यमंत्री ने खुद यह राशि दे भी दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीड़ितों को सांत्वना प्रदान करते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं। $7-7 लाख रुपए के चेक आर्थिक सहायता के रूप में मुख्यमंत्री ने प्रदान किए।
सीधी जिले के ग्राम रामपुर नेकिन पहुंचकर बस दुर्घटना के शिकार अथर्व गुप्ता के परिजनों को सांत्वना दी। इसी प्रकार अन्य लोगों से भी ये जगह जगह पर मिले। मुख्यमंत्री ग्राम सपनी द्वारी और सजाबारी भी पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में वन क्षेत्र का बढ़ना पूरी दुनिया के लिए शुभ समाचार है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में वन विभाग की एक दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए यह बात कही। वनवासियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहे विभागीय अमला, ये निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के टाइगर स्टेट बनने और प्रदेश में तेंदुआ, घड़ियाल और गिद्धों की संख्या बढ़ने पर वनाधिकारियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने टाइगर हैं? 526। और देश में कितने हैं? 2900 कुछ टाइगर हैं देश भर में। अपनी जमीन पर लगे पेड़ों के उपयोग संबंधी नियमों का सरलीकरण के बारे में भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। ग्वालियर व्यापार मेला में वाहन पंजीयन शुल्क में छूट का आदेश जारी कर दिया गया है। 50% छूट रहेगी लाइफ टाइम पंजीयन में छोटे परिवहन यानों को। गैर परिवहन यानों और छोटे परिवहन यानों के लिए यह छूट होगी। इस सुविधा का लाभ मात्र ग्वालियर मेले से क्रय किए गए ऐसे परिवहन यानों के मालिकों को मिलेगा जिनका पंजीयन ग्वालियर परिवहन कार्यालय ग्वालियर में होना आवश्यक है। फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पर कार्य करे प्रदेश के ITI, यह निर्देश दिए गए। तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया के द्वारा, याद रखिएगा, देखिए एक चीज़ मैंने गलत बोल दी थी। तकनीकी शिक्षा मंत्री है श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, जबकि स्वास्थ्य मंत्री है विश्वास सारंग, और उच्च शिक्षा मंत्री है डॉक्टर मोहन यादव, और स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री है श्रींदर सिंह परमार। ये नाम कुछ कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं, इसलिए मैंने आपको डबल से बता दिया है। ITI में हम सिर्फ पारंपरिक ट्रेड को ही नहीं सिखाएं, हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम फ्यूचरिस्टिक तकनीकों का ITI में प्रयोग करें। उल्लेखनीय है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोजेक्ट के तहत 10 संभागीय ITI का चयन किया गया है। इनमें भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, रीवा, सागर, जबलपुर, भिंड, उज्जैन, इंदौर और शहडोल शामिल है। भोपाल स्थित गोविंदपुरा में स्थापित 3 ITI मॉडल गैस राहत तथा महिला ITI को मर्ज कर संभागीय ITI के रूप में संचालित किया जाएगा। मेडिकल कॉलेजों में नॉलेज शेयरिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? मध्य प्रदेश। दतिया में विश्वास सारंग जो कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री है, उन्होंने यह बात कही है। तो तकनीकी शिक्षा मंत्री है यशोधरा राजे सिंधिया और चिकित्सा शिक्षा मंत्री है विश्वास सारंग। चिकित्सा छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से उनके लिए बीमा पॉलिसी भी शुरू की गई है, जिसमें 10 लाख रुपए का मेडिकल बीमा कवर रहेगा। परीक्षाओं के प्रश्न पत्र मुद्रण, ब्लूप्रिंट और मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कॉलेजों को बना जाएगा सर्वोत्कृष्ट। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह बात कही। मध्य प्रदेश की शिल्पकला का बेहतर संरक्षक है मृगनयनी, ब्रांड है मध्य प्रदेश शासन का। मृगनयनी हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों की पारंपरिक कला का बेहतर संरक्षण कर रहा है। मृगनयनी का 39वां शोरूम खोला गया है। कहाँ पर? नागपुर में। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने नागपुर के सांस्कृतिक केंद्र परिसर में मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम के शोरूम का शुभारंभ किया। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि हाल ही में कहाँ पर मृगनयनी के नए शोरूम का शुभारंभ किया गया है? तो नागपुर में किया गया है। और नागपुर कहाँ पर स्थित है?
महाराष्ट्र में स्थित है। मध्य प्रदेश में महाविद्यालयों को सर्वोत्कृष्ट बनाने वाली खबर हम देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। स्ट्राइव योजना की मॉनिटरिंग और मूल्यांकन अब अनिवार्य होगा। स्ट्राइव का फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंसमेंट। ये है स्ट्राइव का फुल फॉर्म। एक बार और सुन लीजिए, स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंसमेंट। वर्ल्ड बैंक के द्वारा सहायता प्रदत्त है भारत सरकार की स्ट्राइव योजना। इसका उद्देश्य है ITI और अप्रेंटिसशिप के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण की प्रासंगिकता और दक्षता में सुधार करना। विकास और मजबूत कानून व्यवस्था हमारी प्राथमिकता होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में राष्ट्र शक्ति फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। किसानों को उन्नत कृषि तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें। जबलपुर में किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री ने यह बात कही, कमल पटेल ने। श्री पटेल ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा चना, अलसी और बीसिया एक प्रकार का चारा होता है, तो इसकी 3 नई प्रजातियों के राष्ट्रीय स्तर पर अधिसूचित होने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पाद के तहत प्रत्येक विकासखंड में उन्नत फसलों की किस्मों का उत्पादन होना चाहिए। कृषि मंत्री ने जबलपुर में प्रदेश की दूसरी कृषि OPD का शुभारंभ किया, ये भी याद रखिएगा। कोविड-19 वैक्सीनेशन में देश में पहले नंबर पर कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने यह बात कही है। तो लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। प्रदेश में अब तक 5,99,000 स्वास्थ्य और फ्रंट लाइन वर्कर को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी। दूसरा डोज देने के लिए अगला चरण 22 फरवरी से शुरू हो चुका है। कार्य में लापरवाही होने पर अधिकारियों के विरुद्ध FIR दर्ज हो जाएगी। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने यह बात कही है। अग्रिम भुगतान की जांच के लिए समिति का गठन भी किया जाएगा। श्री सिलावट ने निर्देश दिए कि परीक्षण उपरांत 50 साल पुरानी नहरों का जीर्णोद्धार और नवीनीकरण करने के लिए काम शुरू कराया जाए। स्ट्राइव योजना की बात कर ही चुके हैं। चर्चा में वाला जो पेज होता है आपके न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए देखते हैं रोजगार और निर्माण के लेटेस्ट अंक के माध्यम से कि इस सप्ताह कौन से व्यक्तित्व, घटनाएं और स्थान चर्चा में रहे। नागोजी ओकोंजो-इवेला ये होगी WTO की अगली महानिदेशक। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन का नेतृत्व करने के लिए नाइजीरिया की नागोजी ओकोंजो-इवेला को अपना समर्थन दे दिया है। विश्व व्यापार संगठन के इतिहास में वे इस संगठन की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी होंगी। यहाँ से निश्चित तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनेगा कि हाल ही में WTO की पहली महिला निदेशक कौन बन गई है। तो इनका नाम है नागोजी ओकोंजो-इवेला और कहाँ की रहने वाली है? नाइजीरिया की रहने वाली है। पहली अफ्रीकी महिला होगी जो कि WTO की महिला महानिदेशक होगी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने म्योंग ही को समर्थन देना चाहा था, लेकिन 5 फरवरी को म्योंग ने अपनी दावेदारी वापस ले ली, जिससे नागोजी के चयन का रास्ता साफ हो गया। स्टार ऑफ इंडिया सबसे बड़ा नीलम प्रदर्शित किया गया अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में। स्टार ऑफ इंडिया नाम का रत्न नीलम प्रदर्शित किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा नीलम 563 कैरेट का है। यह नीलम करीब 200 करोड़ साल पुराना है। इसकी आभा नेचुरल लाइट की तरह दिखती है। इसका आधार गोलाकार और त्रिकोणीय ज्यामिति का है। गुजरात के बड़नगर में खुदाई में एक दीवार मिली है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या ASI को गुजरात के बड़नगर में खुदाई के दौरान प्राचीन अवशेष मिले हैं। बड़नगर के अमरथोल दरवाजा के पास दल को 2000 वर्ष पुरानी दीवार मिली है। करीब 50 मीटर परकोटा खोलने में सफलता मिली है। अभी लगभग 200 मीटर और परकोटा खोला जाएगा। इसके अलावा 1000 वर्ष से अधिक पुराने समय के अवशेष भी मिले हैं। तो याद रखिए कहाँ पर मिली है, गुजरात के बड़नगर में। वैज्ञानिकों को सरीसृप वर्ग का सबसे छोटा जीव मिला है। मेडागास्कर और जर्मनी के वैज्ञानिकों ने गिरगिट की एक ऐसी प्रजाति खोजी है जो दुनिया में सरीसृप वर्ग का सबसे छोटा जीव हो सकता है। नर प्रजाति की लंबाई 13.5 mm है, जो आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा है। इसे ब्रुकेशिया नाना नाम दिया गया है। माना जा रहा है कि मेडागास्कर में पेड़ों के अंधाधुंध कटाई और खत्म होते जंगलों की वजह से यह प्रजाति खतरे में। टोक्यो इंटरनेशनल फोटो अवार्ड 2020, इसमें हमिंग बर्ड किसिंग स्नेक को मिला है अवार्ड। फोटोग्राफर वुडी गुआन की हमिंग बर्ड किसिंग स्नेक को 2020 के टोक्यो इंटरनेशनल फोटो अवार्ड के लिए चुना गया है। इसे प्रोफेशनल और अमेच्योर नेचर फोटोग्राफी कैटेगरी में बेस्ट पिक्चर चुना गया है। वुडी ने इसे इंडोनेशिया में खींचा है। वहीं अमेरिका के ब्राइस वीवर की मैक्सिको के गुआडाफ्लूप आइसलैंड में खींची गई ग्रेट वाइट शार्क की तस्वीर ने गोल्ड अवार्ड जीता है। इसमें शार्क दूसरी मछलियों का शिकार करती दिख रही है, आप फोटो में देख सकते हैं। नासा ने मोरक्को के पर्वतों की रंगीन तस्वीर साझा की है। नासा ने सोशल मीडिया पर दक्षिण पश्चिम मोरक्को के एंटी एटलस पर्वत की रंगीन तस्वीर पोस्ट की है। नासा के सैटेलाइट ने इन तस्वीरों को पृथ्वी की सतह से 708 किलोमीटर ऊपर से खींचा है। नासा ने लिखा है, तस्वीर इंफ्रारेड लाइट से खींची गई है ताकि टाइडाई जैसी दिख रही चट्टानों और तल की विभिन्न परतें उभर आए। यह पहाड़ 8 करोड़ साल पहले के बने हुए हैं। 5 स्पाइस। बेकहम की पत्नी के नाम की एक गाय बिकी। फुटबॉलर डेविड बेकहम की पत्नी और गायिका विक्टोरिया बेकहम स्पाइल गर्ल पॉप ग्रुप के नाम वाली गाय पॉश स्पाइस एक नीलामी में 2.6 करोड़ रुपए से बिकी है। स्पाइस एक अच्छी नस्ल की गाय की बच्चियां है जो लार्ज फार्म में पैदा हुई थी। स्पाइस को मिली कीमत ने अब तक अपनी नस्ल की किसी भी गाय को मिली सर्वाधिक कीमत का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। पाश का जन्म नवंबर 2019 में हुआ था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई गाय करोड़ों रुपए में भी बिक सकती है। 2,61,00,000 रुपए में यह गाय बिकी है। यूरोप की सबसे उम्रदराज महिला बन गई है सिस्टर आंद्रे। इन्होंने कोरोना को मात देकर 117वां जन्मदिन मनाया। सिस्टर आंद्रे ने 116 साल की उम्र में कोरोना को मात दे दी। सिस्टर आंद्रे है, मिस्टर नहीं, सिस्टर। उन्होंने पिछले सप्ताह अपना 117वां जन्मदिन मनाया है। तो बड़ी बात यह है कि अभी भी ये अच्छी खासी दिखाई दे रही है। 1904 में जन्मी आंद्रे पिछले माह टूलान स्थित केयर होम में संक्रमित हो गई थी। सिस्टर आंद्रे ने संक्रमित होने के दौरान डेली रूटीन पर ज़्यादा ध्यान दिया। उनके चेहरे पर बीमारी का डर भी नहीं दिखाई दिया। क्लासिक हाउस बोट 75 साल पुरानी, यह आज 14.5 करोड़ में बिकेगी। 1947 में इसे बनाया गया था। इसमें 3 बेडरूम, 2 केबिन, 1 किचन और बड़े डाइनिंग एरिया समेत कई सुविधाएं। 85 टन इसका वजन है। 22 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। 8 लोगों के रहने की सुविधा है। CNG ट्रैक्टर, देश का पहला CNG ट्रैक्टर लॉन्च हुआ है। याद रखिएगा इसका नाम, दिल्ली में लॉन्च हुआ है। इससे प्रदूषण कम होगा और डीजल के मुकाबले खर्च कम आएगा। CNG से चलेगा। ट्रैक्टर में CNG किट लगाई जाएगी। यह स्टार्ट डीजल से होगा लेकिन बाद में CNG से चलेगा। CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। रूस में केमिकल प्रदूषण से दिखे ब्लू डॉग। रूस के डेजरजिंज के पास रासायनिक प्रदूषण का मामला सामने आया। यह रासायनिक प्रदूषण के कारण कुत्तों का रंग नीला हो गया है। तो रूस में यह देखा गया है, ब्लू डॉग देखे गए हैं। डेजरजिंज में 6 साल पहले आंगेस्टेकलो नाम की फैक्ट्री बंद हो गई थी। इस कंपनी में एसिड और प्लेक्सीग्लास का उत्पादन होता था। बताया जा रहा है कि अब इसी फैक्ट्री में प्रदूषण फैल रहा है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो आधिकारिक पुष्टि के बिना
ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी प्रदूषण के कारण यह बड़ा बदलाव देखने को मिला है। हिमा दास को असम सरकार ने डीएसपी बनाया है। भारत की स्टार धावक है हिमा दास। इनको डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी नियुक्त किया गया है। डीएसपी आज़ाद का नाम तो आपने सुना ही होगा। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है। हिमा को 2018 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। हिमा 2018 में फिनलैंड में हुई अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर रेस जीत चुकी है। उन्होंने ट्वीट कर मुख्यमंत्री असम के आभार व्यक्त किया। सस्मिता लेका एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड से सम्मानित हुई है। ओडिशा की सस्मिता लेंका भारत की ऐसी पहली वन अधिकारी है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र का एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड मिला है। कटक के अजगढ़ में डिविजनल वन अधिकारी लेंका प्रदेश में पेंगोलिन तस्करी रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट कैटेगरी के अंतर्गत विजेता चुनी गई है। तमिल फिल्म पेबल्स ने रोटरडैम फिल्म महोत्सव में पुरस्कार जीत लिया है। याद रखिएगा, भारतीय फिल्म जिसका नाम है पेबल्स, इसको 50वें रोटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के टाइगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तमिल भाषा की इस फिल्म का निर्देशन विनोद राज पीएस ने किया है। पुरस्कार मिलने पर विनोद राज ने बताया कि इसके तहत उन्हें 40,000 यूरो नकद दिया गया है। नियमानुसार यह राशि विजेता फिल्म के निर्माता और निर्देशक के बीच बांटी जाती है। बोस्निया के म्यूजिक बैंड में शामिल हुआ रोबोट। बोस्निया के सबसे लोकप्रिय रॉक बैंड डबियोजा कलेक्टिव ने अपने बैंड में राबी मेगाबाइट नाम के रोबोट की भर्ती की है। रॉबी वाद्ययंत्र बजाने और गाने में माहिर है। रॉबी मेगाबाइट एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। पिछले वर्ष बैंड ने अपने कंसर्ट के लिए सारेजोवो विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्कूल के छात्रों से रोबोट बनाने का आग्रह किया और छात्रों ने बना दिया। तो बोस्निया में एक रोबोट है जो कि म्यूज़िक बजाने में माहिर है। इंडोनेशिया के स्कूलों में हिजाब अब अनिवार्य नहीं होगा। दुनिया की सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले देश है इंडोनेशिया। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी कहीं पर है दुनिया भर में तो वह है इंडोनेशिया में, और उसके बाद नंबर आता है भारत का। जी हाँ दोस्तों, ईरान, सऊदी अरब यहाँ पर कम मुस्लिम है, जबकि भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं। दरअसल कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों ने हिजाब पहनने पर जोर दिया था। इसका जवाब देने के लिए सरकार ने यह निर्देश दिया है कि जो स्कूल हिजाब के लिए मजबूर करेंगे उन्हें बैन कर दिया जाएगा। स्मृति शेष। ऑस्कर विजेता क्रिस्टोफर प्लमर ने ली अंतिम सांस। ऑस्कर विजेता अभिनेता क्रिस्टोफर प्लमर का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने फिल्म बिगिनर्स के लिए 2012 में ऑस्कर जीता था। शेक्सपियर के किरदारों को जीवंत करने वाले इस अभिनेता ने 65 साल से ज़्यादा लंबे सफ़र में कई यादगार फिल्में दी हैं। उन्हें ऑस्कर सहित 2 टोनी अवार्ड और 2 एमी अवार्ड भी दिए जा चुके हैं। नाम याद रखिएगा, क्रिस्टोफर प्लमर, ऑस्कर विजेता, फिल्म बिगिनर्स के लिए 2012 में। भारतीय टेनिस के दिग्गज अख्तर अली का निधन हो गया। 83 साल के थे, कोच थे। 1958 से 64 तक भारतीय डेविस कप टीम का हिस्सा थे, जो डेविस कप टेनिस से संबंधित है। उन्होंने एक कोच के रूप में रमेश कृष्णन, विजय अमृतराज और लिएंडर पेस जैसे खिलाड़ी तैयार किए थे। अख्तर अली टेनिस खिलाड़ी और कोच। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जॉर्ज शुल्ट का निधन हो गया। 100 वर्ष की अवस्था में। पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के कार्यकाल में शीत युद्ध को समाप्त करने के लिए जाने जाते हैं। इंस्टेंट नूडल्स की जनक नूरेनी का निधन हो गया। नूनक नूरेनी का 59 साल की उम्र में निधन हो गया। इन्होंने ही इंडोनेशिया में सबसे पहले इंस्टेंट नूडल्स की शुरुआत की थी, जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। नूरेनी के नूडल्स की वजह से ही इंडोमी कंपनी का मी गुरेंग ब्रांड मशहूर हो गया था। पूर्व हेवीवेट चैंपियन लियोन का निधन हो गया। ओलंपिक पदक जीतने के बाद मोहम्मद अली को हराकर हेवीवेट खिताब हासिल करने वाले लियोन
स्पिंक्स का 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। स्पिंक्स ने 1978 में यह खिताब जीता था। वे लंबे समय से बीमार थे। तो चर्चा में वाला जो पेज होता है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, इसको आप ज़रूर देखा करिए। और नहीं देख पाए तो वीडियो नहीं देख पाए तो आप पढ़ लीजिए, पढ़ नहीं पाए तो वीडियो देख लीजिए, वीडियो भी नहीं देख पाए तो सुन लीजिए। लेकिन किसी भी प्रकार से यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इसको आपको ज़रूर देखना, पढ़ना या सुनना चाहिए, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। चर्चा में वाला पेज तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल और जितनी भी खबरें हैं उसमें कवर होती है। कार्यालय अधिष्ठाता बुंदेलखंड शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सागर, शिवाजी वार्ड, तिली रोड, सागर में यह विज्ञप्ति जारी की गई है। प्रेस नोट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत भर्ती खुली है। इन पदों के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। लास्ट डेट रहेगी 1 मार्च 2020 शाम 5:30 बजे। महाविद्यालय की आवक शाखा में जमा कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी देख सकते हैं वेबसाइट www.bmcsagar.edu.in पर जाकर के। बाकी तो यहाँ पर निविदा आमंत्रण है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है नहीं, तो इनको हम छोड़ सकते हैं। इधर भी निविदा ही है, तो निविदाओं पर हम ध्यान ज़्यादा नहीं देते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमारा प्रयास होता है कि वह आपको बता दी जाए, जो कि आपकी करियर के लिए, आपके ज्ञान के लिए उपयोगी हो, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है बेस्ट ज्ञान। तो ज्ञान के साथ ही न्यूज़ भी देने का प्रयास हमारा रहता है और जॉब अलर्ट भी आपको दिया जाता है। तो देख लेते हैं इसी बात पर जॉब अलर्ट। पद का नाम है वरिष्ठ प्रबंधक मेल मोटर सर्विस मुंबई, 12 पद है। वेबसाइट है indiapost.gov.in। 10 मार्च से पहले अप्लाई कर सकते हैं। नाविक भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय मुंबई में भर्ती खुली है। कनिष्ठ सहायक की 8 मार्च से पहले अप्लाई कर दे। वेबसाइट है spfo.gov.in। राष्ट्रीय सीमेंट और भवन सामग्री परिषद हरियाणा में भर्ती खुली है। 3 पद है। समूह प्रबंधक, प्रशासन नियंत्रक, HR, वित्त और लेखा और सामग्री प्रबंधन। 27 फरवरी से पहले अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट है ncbindia.gov.in। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में भर्ती खुली है। महाप्रबंधक, तकनीकी और HR, 7 पद है। 26 फरवरी से पहले अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट है careers.ecil.co.in। मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर में भर्ती खुली है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे पद है, देख लीजिए। अन्य पद है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर में प्रोफेसर, अपर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर। 8 मार्च से पहले अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट है amsgorakhpur.edu.in। ललित कला अकादमी नई दिल्ली में भर्ती खुली है। 23 मार्च से पहले वेबसाइट lalitkala.gov.in पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, 23 मार्च नहीं, 8 मार्च है लास्ट डेट, लेकिन दूरवर्ती क्षेत्रों के लिए है 23 मार्च। राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान नई दिल्ली में बहुत सारे पदों पर यह भर्ती खुली है। वेबसाइट देख लीजिए और अप्लाई कर सकते हैं 8 मार्च से पहले। मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर में यह भर्तियाँ खुली है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जिन भी पदों के लिए आप इंटरेस्टेड हो, वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट ले करके देख सकते हैं। इन संस्थाओं में एडमिशन और स्कॉलरशिप के लिए अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट ले करके। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य ज्ञान दिया हुआ है खेल का। आप इसको वीडियो को रोकिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए और आसानी से पढ़ लीजिए। वर्ष 2014 में डेविस कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है स्विट्जरलैंड ने। वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? अनिल कुंबले। वर्ष 2020 में किस खिलाड़ी को BBC प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? लुइस हैमिल्टन को मिला है। इस वर्ष एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाएगा? एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? यह आयोजित होगा यह आयोजित होगा श्रीलंका में। बाईचुंग भूटिया किस खेल में भारत के कप्तान रह चुके हैं? फुटबॉल में रह चुके हैं। वर्ष 2019 में ब्रिटिश ओपन गोल्फ टूर्नामेंट के चैंपियन कौन बने थे भाई?
ब्रिटिश ओपन गोल्फ टूर्नामेंट के चैंपियन बने थे शेन लॉरी। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज कौन है? आईसीसी वनडे में सबसे लंबी पारी खेलने वाले बल्लेबाज हैं मार्टिन गुप्टिल आईसीसी वनडे में वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेली है इन्होंने। टेनिस खिलाड़ी मारिन सिलिक किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं बताइए? क्रोएशिया का। वर्ष 2018 में किस खिलाड़ी को फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? किस खिलाड़ी को चुना गया है? लुका मॉड्रिक को। फीफा वर्ल्ड कप 2014 फाइनल में गोल करने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? मारिया गोल्जे। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर राहुल द्रविड़ को मिला था सबसे पहले। जीतू राय किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं भैया? जीतू राय निशानेबाजी में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं भारत का। वर्ष 2019 में किस टीम ने फीफा वर्ल्ड कप जीता था? 2019 में किस टीम ने जीता था फीफा वर्ल्ड कप? क्लब वर्ल्ड कप की बात हो रही है। किसने जीता था? लिवरपूल ने। एशियन गेम्स 2018 में बैडमिंटन में महिला एकल वर्ग की चैंपियन कौन बनी थी? बैडमिंटन में महिला एकल वर्ग की चैंपियन बनी थी ताई जू इंग बनी थी महिला एकल वर्ग की चैंपियन 2018 में एशियन गेम्स में बैडमिंटन में। नोवाक जोकोविच ने किस वर्ष फ्रेंच ओपन एकल खिताब जीता था? नोवाक जोकोविच ने कब जीता था? वर्ष 2016 में। प्रिंस ऑफ वेल्स का खेल किससे संबंधित है? प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है गोल्फ से। वर्ल्ड बास्केटबॉल चैंपियनशिप पहली बार किस वर्ष आयोजित की गई थी? वर्ल्ड बास्केटबॉल चैंपियनशिप पहली बार कब आयोजित की गई थी? वर्ष 1950 में। अगला प्रश्न, फीफा वर्ल्ड कप 2018 में किस खिलाड़ी को बेस्ट यंग प्लेयर चुना गया था? फीफा वर्ल्ड कप 2018 में किसे बेस्ट यंग प्लेयर चुना गया था? यह आपको बताना है। आंसर होगा किलियन एम्बाप्पे को। दीपा पल्लिकल किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? दीपा पल्लिकल याद रखिएगा स्क्वाश में। वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने डेब्यू मैच में शतक लगाने वाले एकमात्र भारतीय बल्लेबाज है अभी तक के। मोस्ट इम्पोर्टेंट केएल राहुल डेब्यू मैच में ही शतक जड़ दिया वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच में। विकास गौड़ा ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? याद रखिएगा विकास गौड़ा, इन्होंने डिस्क थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स। टेनिस की मशहूर जोड़ी बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन किस देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं? बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन ये प्रतिनिधित्व कर चुके हैं अमेरिका का। न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? केन विलियमसन। एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 में 10,000 मीटर रेस में चैंपियन बने थे। कौन बने थे वर्ष 2019 में 10,000 मीटर रेस में चैंपियन? तो याद रखिएगा ऑप्शन सा इसका राइट आंसर है, जोशुआ चेप्टेगई। वर्ष 2018 में ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस ये किसने जीत ली थी? ये जीती थी सेबेस्टियन वेटल ने। बार बार करत करत अभ्यास के जड़मती होय सुजान रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। तो आप कहेंगे कि कैसे याद रखें? तो एकमात्र इसका गुरु मंत्र यही है कि अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, क्योंकि कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एमपीपीएससी द्वारा आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है। वीडियो को रोकिए या स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़ लीजिए, या फिर ऐसा कीजिए कि पीडीएफ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक, वहाँ पर जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। एमपी का यह सामान्य ज्ञान विस्तार से दिया गया है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए पढ़ ही लेते हैं। यदि आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए है ही। निम्न में विंध्य क्षेत्र समूह का प्रदेश है। विंध्य शैल समूह का प्रदेश कौन सा है? मध्य भारत का पठार। याद रखिए नर्मदा के उत्तर में पूर्व से पश्चिम तक विंध्य शैल समूह विस्तारित है।
कैमूर, रीवा और भांडेर सीरीज अपर विंध्य का विस्तार है। सतपुड़ा और बघेलखंड में गोंडवाना शैल समूह पाया जाता है। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पठार कौन सा होता है? मालवा का पठार ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पठार है। नर्मदा के उत्तर में दक्कन ट्रैप से आवृत भूभाग मालवा पठार के नाम से जाना जाता है। मेसोजोइक युग में प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिसके उद्गार स्वरूप लावा उत्पन्न हुआ, जिसके फलस्वरूप दक्कन के पठार की मुख्य आकृति को पैदा किया। दक्कन के पठार की उत्तरी सीमा सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती है। दक्कन का पठार एक लावा पठार का उदाहरण, तो याद रखिएगा लावा पठार है दक्कन का पठार, और जो मालवा का पठार है यह ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। भारत के प्राचीनतम आदि मानव का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? हथनोरा से प्राप्त हुआ है। 1982 में क्या हुआ था? नर्मदा घाटी के गांव है हथनोरा, सीहोर जिले में आता है। यहाँ पर लगभग 5 लाख साल पुरानी मानव खोपड़ी या कपाल मिला था और इसकी खोज की थी डॉक्टर अरुण सोनकिया ने। इस खोज से मध्य प्रदेश क्षेत्र की प्राचीनता उजागर हुई कि मध्य प्रदेश जो है यह कितना प्राचीन है। 5 लाख साल पुरानी खोपड़ी मानव की यहाँ पर मिली है। ताम्रपाषाण संस्कृति की धरोहर के लिए समृद्ध प्रदेश कौन सा है? मालवा क्षेत्र। मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण युग के अवशेष कहाँ कहाँ पर मिले हैं? उज्जैन के कायथा में, नवदा टोली, महेश्वर, खरगोन, विदिशा के बेसनगर, सागर के एरण, मंदसौर के आवरा, यहाँ से मिले हैं ताम्रपाषाण संस्कृति के अवशेष। मालवा का हिस्सा है। किस नगर को प्रतिकल्पा कहा गया है? किस नगर को कहा गया है? डी, उज्जैन को कहा गया है प्रतिकल्पा। भारत की अनादि नगरी उज्जैनी को पुराणों में कहा गया है। क्या क्या कहा गया है? उज्जैन के पुराने नाम है ये सब: कनकसरंगा, अवंतिका, अमरावती, प्रतिकल्पा और कुमुद्वती। इतने नाम है उज्जैन के, याद रखिएगा। उज्जैन के नाम है कनकसरंगा, अवंतिका, अमरावती, प्रतिकल्पा और कुमुद्वती। महाभारत कालीन राजा नील का शासन कहाँ पर था? महेश्वर में। और महेश्वर किस जिले में स्थित है? खरगोन में। महाभारत कालीन राजा नील का शासन था महेश्वर में। चेदी राज्य किस भू क्षेत्र से संबंधित है? चेदी बुंदेलखंड से संबंधित है। महाभारत काल में चेदी राज्य उल्लेखित है, जिसका विस्तार पश्चिम में बेतवा, उत्तर में यमुना नदी तक था, जिसमें बुंदेलखंड का भूभाग आता है। चेदी देश में शिशुपाल राजा था, जिसकी राजधानी हुआ करती थी चंदेरी। शिशुपाल, दंतवक्र, महाभारत काल में नाम सुना ही होगा आपने। तेवर किस क्षेत्र का बोध कराता है? तेवर जबलपुर का बोध कराता है। तेवर का प्राचीन नाम था त्रिपुरी। त्रिपुरी कलचुरी साम्राज्य की राजधानी रही है। महिष्मती किसकी देन है? महिष्मती हेहय वंश का शासन यहाँ पर था। महिष्मती क्षेत्र को अनूप, महेश्वर तथा ओंकारेश्वर नाम से निरूपित किया गया है। वर्तमान में महिष्मती से महेश्वर, खरगोन का बोध होता है। शेष अगले पृष्ठ पर भी है, तो चलिए देखते हैं अगले पृष्ठ पर भी। अगले पृष्ठ पर तो दिख नहीं रहा है भाई। अच्छा इधर है, ठीक है ठीक है ठीक है। बोला है तो दिया तो होगा यार, ऐसा नहीं होता कि दिया ही नहीं हो। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। देखो, मातृभाषा का उपयोग करवा में शर्माणो नहीं, बिल्कुल भी गर्व होना चाहिए अपन। हमारी जो भी मातृभाषा है, हमारी मालवी मातृभाषा है, तो उनको प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करा। पर यहाँ दिक्कत यह है कि अपन जब विस्तार में जाबो चाहवा तो मालवी भाषा हर कोई नहीं जाने, कोई बुंदेली जाने, कोई बघेली जाने, कोई गुजराती जाने, कोई तो अणी लिए हिंदी और अंग्रेजी जैसी भाषा को ज्ञान हो वो भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ और प्रश्न मध्य प्रदेश जीके से रिलेटेड अगले वीडियो में। फिलहाल जो खबरें, न्यूज़ और करंट अफेयर्स दिए हुए हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। आप कमेंट करके बताइए
कोई सुझाव आपका इस वीडियो से रिलेटेड हो तो। मनरेगा का वार्षिक लक्ष्य बढ़कर 33 करोड़ मानव दिवस हो गया है। तो मनरेगा में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि शासन ने हासिल की है। 31 मार्च तक यह लक्ष्य पूरा करने का लक्ष्य है। 2021 तक 33 करोड़ मानव दिवस का। यहाँ पर जो ये पेपर दिए होते हैं पुराने साल के शोल्डर पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भागीदारी होगी, लेकिन इसके लिए आपको किसानों को भाव दिलाना होगा, वरना घोषणा और केवल घोषणा से काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि एक तरफ आप सिंचाई सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी अनुपात में किसानों को भाव भी मिलेगा, तब जाकर के किसानों की आमदनी दोगुनी हो पाएगी। गेहूँ उपार्जन में रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है, लेकिन फसल का भाव भी उसी हिसाब से मिलेगा तो किसानों का भला हो पाएगा। गेहूँ, धान और अन्य फसलों के उपार्जन की 33,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खाते में डाली गई है। उनकी फसल है और उसका भाव आपने दिया है, अच्छा किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मध्य प्रदेश के किसानों को मिल रहा है, जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष किसानों को 6,000 रुपये दिए जाते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री किसान योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 4,000 रुपये 2 बराबर किस्तों में दिया जाना शुरू किया गया है। इस प्रकार किसानों को साल में 10,000 रुपये मिल जाते हैं। प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य परिस्थिति में किसान की उपज को नुकसान में राहत पहुंचाने वाली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लंबित प्रीमियम जमा कर प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत पहुंचाई है। अब किसान बाट जो रहे हैं कि 2020 का बीमा उनको कब मिलेगा, अभी तक तो नहीं मिला है। लॉकडाउन की विकट स्थिति में 1,29,00,000 टन गेहूँ 16 लाख किसानों से खरीद कर उनके खातों में 27,000 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई है। किसानों को 0% ब्याज पर ऋण दिया जा रहा है। सहकारी बैंकों में 0% पर मिलता है, बाकी अन्य बैंकों में तो ब्याज 7% तक लगता ही है। वर्ष 2020 तक लगभग 40,27,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया और सिंगरौली जिलों में 1707 करोड़ की लागत से 24,364 भू जल संरचनाओं का निर्माण कर सीमांत और लघु किसानों की 62,133 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र भूमि सिंचित की गई है। कोरोना काल में पंचायत और ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं में 57,653 जल संरचनाओं का निर्माण भी किया गया। अलग अलग योजनाओं की जानकारी यहाँ पर विस्तार से दी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। खेल चर्चा। इलावेनिल और दिव्यांश ने बनाया है विश्व रिकॉर्ड। भारत की उदीयमान निशानेबाज है इलावेनिल वल्लारिन। इन्होंने निशानेबाज चयन ट्रायल के दौरान 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है।